नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी की खास पेशकश देश और दुनिया के अहम और ज्वलंत मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम आज की चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की चर्चा का हमारा जो विषय है वो है सीबीआई जांच और राज्यों की सहमति। जी हां, झारखंड सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को राज्य में केस या जांच करने के लिए दी गई जनरल कंसेंट यानी कि सामान्य सहमति वापस ले ली है। अब इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब सीबीआई बिना झारखंड सरकार की मंजूरी के राज्य में ना तो जांच कर पाएगी और ना ही कोई नया केस दर्ज कर पाएगी। झारखंड पहला ऐसा राज्य नहीं है जिसने सीबीआई जांच के लिए जनरल कंसेंट को वापस लिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकार भी सीबीआई पर यह पाबंदी जो है वो लगा चुके हैं। मिजोरम, केरल भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने भी सीबीआई को जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति जो है वो वापस ले ली थी। यानी कि अगर कोई सरकार सीबीआई जांच की जनरल कंसेंट को वापस ले लेती है, उसका साफ मतलब ये है कि केंद्रीय जांच एजेंसी उस राज्य में ना तो कोई जांच कर पाएगी और ना ही कोई नया केस दर्ज कर पाएगी। यानी कि सीबीआई जांच और राज्यों की सहमति के इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश। सर, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ बलविंदर सिंह, पूर्व विशेष निदेशक सीबीआई। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इस पर बातचीत करेंगे। चर्चा में हम ये जानेंगे और समझेंगे कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई की जांच का दायरा जो है वो कहां तक है, उसकी सीमाएं कहां तक हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्यों का विषय है। ऐसे में सीबीआई जांच में जनरल कंसेंट का क्या अर्थ है और इसकी ज़रूरत कितनी है। इसके साथ ही हम सीबीआई की कार्यप्रणाली के कानूनी पहलू को भी बारीकी से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी, डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश। सर, सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत। अब जब बात सीबीआई जांच पर राज्यों के कंसेंट देने या ना देने को लेकर है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि सीबीआई जांच के दायरे को लेकर क्या कानूनी प्रक्रियाएं हैं। इस संबंध में जो डीएसपी एक्ट 1946 है उसके प्रावधान क्या हैं, क्या कहता है ये? अमृता जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सीबीआई के बारे में आम प्रकार की अवधारणाएं और चर्चाएं होती रहती हैं जी। लेकिन सीबीआई की कार्य पद्धति दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, जिसकी शुरुआत 1942 में युद्ध काल में भ्रष्टाचार को रोकने, भ्रष्टाचार संबंधित ठेके आवंटन आदि के बारे में इसका गठन हुआ था। कालांतर में सीबीआई को सेक्शन 5 के अंतर्गत, डीएसपीई एक्ट सेक्शन 5 के अंतर्गत पूरे भारत में उसका पूरा ज्यूरिसडिक्शन है और धारा 6 के अनुसार जनरल कंसेंट संबंधित राज्यों से उसको प्राप्त करना होता है। लेकिन कई महत्वपूर्ण डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के आए हैं, जिसमें कि आलोक में आपको अब देखना पड़ेगा। सबसे पहले नर बहादुर भंडारी और काजी लेंडू डोरजी के केस में जो एक सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि केंद्रीय सरकार के भ्रष्टाचार संबंधित जांचों में राज्य की अनुमति और पूर्वानुमति और सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए पूरा आलोक और पूरा परिदृश्य बदल चुका है। तो मैं समझता हूं कालांतर में मैं इस पे और चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन वर्तमान में कोई हताशा की बात नहीं है। ये तो स्वयं आदमी देखे कि सत्यानुसंधान में रोड़े कौन अटका रहा और क्यों अटका रहा है। जी जी, बिल्कुल। और मैं अपने दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगी, उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये जो दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 है, इसके प्रावधान क्या कहते हैं। क्योंकि सीबीआई जो है वो इसके प्रावधानों के तहत ही काम करती है। आपको बता दें कि भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 बनाया गया। 1963 में भारत की सुरक्षा, उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, हेराफेरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी जैसे गंभीर अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई का गठन किया गया। सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम करती है। डीएसपी एक्ट की धारा 2 के अनुसार सीबीआई को केवल केंद्र शासित राज्यों में अपराधों की जांच का अधिकार है। हालांकि केंद्र सरकार सीबीआई जांच का जो दायरा है वो रेलवे सहित दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ा सकती है। इसके अलावा डीएसपी एक्ट की जो धारा 6 है वो क्या कहती है, वो ये कहती है सीबीआई को वो अधिकार देती है कि वो राज्य सरकारों से मिली आम सहमति से ही किसी मामले की जाँच कर सकती हैं। और ये जो पूरा मामला है धारा 6 पे ही आ गया है, क्योंकि हाल में झारखंड ने ले लिया है ये जो आम सहमति का अधिकार है। और इससे पहले भी जो है 7 राज्य जो हैं वो जनरल कंसेंट को वापस ले चुके हैं।
बलविंदर सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पूर्व विशेष निदेशक सीबीआई के हमारे साथ जुड़े हैं। डीएसपी एक्ट की हम बात कर रहे हैं 1946, समझना चाहेंगे विस्तार से कि इसके तहत सीबीआई को क्या अधिकार मिले हैं और ये जो जनरल कंसेंट है इसके वापस लेने को लेकर हम क्या समझें। मेरे ख्याल में जैसे आपने पहले ही बताया है कि ये सीबीआई डीएसपी एक्ट के अंडर काम करती है जी। उससे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम समझने की जरूरत है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में सब्जेक्ट्स जो हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड किए जी। सेंट्रल सब्जेक्ट्स, स्टेट सब्जेक्ट्स एंड कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्टें हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम इन्वेस्टिगेशन है ये स्टेट की लिस्ट में आता है, इसलिए कॉन्सेंट की जरूरत है। तो कॉन्सेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसलिए आया है क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है और सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो स्टेट की कॉन्सेंट की जरूरत है जी। 2 किस्म के कॉन्सेंट है अंडर द डीएसपीई एक्ट जी। एक जनरल कॉन्सेंट है जिसमें सेक्शंस ऑफ लॉ बता दिए जाते हैं, नोटिफाई किया जाता है कि अंडर दीज एक्ट्स और ये सेक्शंस ऑफ लॉ में हम जनरल कॉन्सेंट देते हैं। एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट है जो केस टू एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है, एक पर्टिकुलर केस हुआ है जिसके लिए कॉन्सेंट दी गई है। मैं 1990 से सीबीआई से जुड़ा रहा हूं जी एट डिफरेंट लेवल्स, और ये प्रॉब्लम कॉन्सेंट की तब से मैं देख रहा हूं, रादर 1980 से भी देख रहे हैं। तो बहुत सारी स्टेट्स कॉन्सेंट विथड्रॉ कर और इसमें बार बार इश्यूज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनके बेसिस पे कुछ चीजें क्लियर हुई हैं। एक तो अगर कोई पुराना केस चल रहा है तो वो केस इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की जाएगी, वो चलती रहेगी चाहे वो स्टेट कॉन्सेंट विथड्रॉ कर ले। दूसरा, अगर किसी और स्टेट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो जिस स्टेट में कॉन्सेंट नहीं है वो रोक नहीं सकती जी। ये 2 मेन चीजें हैं। और अब रीसेंट जजमेंट जो विक्रम सिंह जी ने भी बताई है जी, कलकत्ता हाई कोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के खिलाफ अगर कोई केस है तो स्टेट स्पेसिफिक कॉन्सेंट की वेस्ट बंगाल की जरूरत नहीं रहेगी जी। इन सबको छोड़ के अगर कॉन्सेंट विथड्रॉ हो भी गई है तब भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं वो एम्पावर्ड हैं जी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट में कॉन्सेंट नहीं है तब भी सुप्रीम या हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन स्टेट की। तो ये ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क है जैसे इवॉल्व हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम की जो रूट कॉज है वो है कि वी डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल। अगर आप यूएस में जाएं, अदर मेजर फेडरल कंट्री, तो वहां पे क्राइम जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है, फेडरल क्राइम, स्टेट क्राइम, म्युनिसिपल क्राइम। तो उसमें बहुत इजी हो जाता है कि ये केसेस जो है एफबीआई करेगी जी। यहां पे हमारे कॉन्सेप्ट, हमें जब तक हम ये सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में नहीं लाते तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। और क्योंकि सीबीआई के कोई एक्ट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है, बेसिकली ये एक अरेंजमेंट है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू चल रहा है, तो देयर इज अ लीगल लिमिटेशन, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। तो डिफरेंट पॉलिटिकल परिस्थितियों में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, एटलीस्ट लास्ट 30 ईयर्स में हम देखा है ये इश्यू अराइज होता है। इसकी बहुत इम्प्लीकेशंस है फॉर इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, और इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हम देख भी रहे हैं, समय समय पर ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, मैं आपसे समझना चाहूँगी, सीबीआई की इंपॉर्टेंस को हम सभी समझते हैं और किस तरीके से सीबीआई ने महत्वपूर्ण, संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामले जो हैं अब तक सॉल्व किए हैं, लेकिन जब राज्य इस तरह के कदम उठा रहे हैं, जनरल कंसेंट वापस ले रहे हैं, इसका क्या इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं आप? अमृता जी, राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन जिन 8 राज्यों ने जो सामान्य स्वीकृति वापस ली है, आप उसको राजनीतिक परिदृश्य से अगर आप अवलोकन करें तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। विरोध करना केवल विरोध करने के उद्देश्य से, विथड्रॉइंग ओनली फॉर द सेक ऑफ विथड्रॉइंग, इसका कोई औचित्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि सीबीआई हमारी शीर्षस्थ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और उसके अलावा हमारे पास उससे श्रेष्ठ कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो लोग यहां तक कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल टिप्पणी की है सीबीआई के ऊपर, इसलिए हमें सीबीआई पे विश्वास नहीं है। देखिए, ये आरोपी का अधिकार नहीं है
कि वो अपने हिसाब से चयन करे विवेचक का या विवेचना की एजेंसी का। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो वही एजेंसी करेगी जिसका कि निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है या किसी एक हाई कोर्ट ने लिया है, और उसके आधार पर मनमाने तरीके से, मैं तो ये नहीं कहूंगा मनमाने तरीके से, उनके कारण हो सकते हैं, लेकिन एक एटीट्यूड होता है कन्फ्रंटेशनिस्ट, ये इस तरीके के अपमानजनक टिप्पणी कर देना वो औचित्यपूर्ण नहीं है। आखिर सीबीआई बनती कैसे है? डेपुटेशनिस्ट से बड़ी संख्या में डेपुटेशन पे अधिकारी कर्मचारी स्टेट से ही जाते हैं, सिपाही से लेकर के डीजी तक डेपुटेशनिस्ट होते हैं सीबीआई में, उनका अपना काडर भी है। लेकिन ये कह देना कि हमारी एजेंसी सर्वश्रेष्ठ और सीबीआई बिल्कुल केज्ड पैरट, इसका कोई औचित्य नहीं है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो राज्यों का विषय है, लेकिन जो हमारी संघीय शासन व्यवस्था है उसमें अगर कोई सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसके अस्तित्व को ही नकार देना राज्यों के द्वारा, इसे कहाँ तक सही या गलत ठहराया जा सकता है? और ऐसे में राज्यों का ये जो रवैया है, हम देख रहे हैं चूंकि 8 राज्य जो हैं वो इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं, इस समस्या का किस तरीके से कोई मध्यमार्गी समाधान निकाला जाए? धारा 6 जो है 1946 की, वो ये कहती है कि राज्यों की सहमति जरूरी है वहाँ पे जांच करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जब तक अमेंड नहीं होती, ये प्रॉब्लम टाइम टू टाइम आती रहेगी। ये प्रॉब्लम पर्सनली 1990 से देख रहा हूँ, आज से नहीं। 1990 से ही ये प्रॉब्लम, बहुत सारी कॉन्सेंट स्टेट्स की नहीं थी जब हम काम करते थे एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन 1990। तो उन स्टेट्स में हमें कॉन्सेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता था, और वो इतना टाइम लगाते थे स्पेसिफिक कॉन्सेंट देने के लिए कि सर्चेस वगैरह, इंफॉर्मेशन लीक हो जाती थी और सर्चेस वगैरह का जो है इम्पैक्ट वो कम हो जाता था। तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स आवर इन्वेस्टिगेशन। तो जरूरत बहुत है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को अमेंड करने की जरूरत है। पर एक अच्छी चीज जो हुई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने से कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो नहीं रोकी जा सकती, वो एक रिलीफ मिला है। और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो ऑर्डर कर सकती हैं, फिर कॉन्सेंट हो या नहीं हो। डॉक्टर विक्रम सिंह, चूंकि राज्यों में भी अपनी पुलिस होती है और वो अपनी पुलिस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्या यही वजह है कि सीबीआई जांच की जब भी बात की जाती है किसी राज्य में तो विशेषकर उस राज्य सरकार की ओर से मनाही की जाती है या कई बार उसको लेकर आनाकानी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो पूरी न्याय व्यवस्था है वो इफेक्ट होती है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो मामला है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ या किसी भी मामले से जुड़ा हुआ, उसका समाधान हो, उसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन राज्य सरकारों की मंशा को लेकर आप यहाँ पर क्या कहेंगे? अमृता जी, आदरणीय बलविंदर सिंह साहब ने इस विषय पर बृहद प्रकाश डाला है। मैं आपके सामने तात्कालिक 4 उदाहरण पेश करता हूं। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण, हाथरस प्रकरण, आरुषि मर्डर केस प्रकरण जी, और इसके अलावा मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूं। हाथरस केस में जहां राज्य सरकार ने संस्तुति की, आरुषि मर्डर केस में राज्य सरकार ने संस्तुति की, सुशांत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आधार पर निर्णय दिया, राज्य सरकार ने विरोध किया। ये एक दूसरे तरह का केस है। तो आप देखेंगे किस प्रकार की खींचातानी होती है। लेकिन जो बात बलविंदर सिंह साहब ने कही कि इतना विलंब हो जाता है, डिले हो जाता है कि विटनेसेस और साक्ष्य और एग्जिबिट्स, उनकी वो स्थिति नहीं रहती है जो कि गुणवत्ता के आधार पर रहनी चाहिए। फिर राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सीबीआई टीम को वांछित एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करे, बैकअप सपोर्ट दे, कर्मचारी दें, संसाधन उपलब्ध कराएं। अगर हम वही नहीं देंगे और उनके कार्य में हम रोड़े डालेंगे तो सीबीआई वैक्यूम में तो काम नहीं करेगी। और रोज रोज की जो फ्रिक्शन वाली स्थितियां उत्पन्न लोग कर देते हैं, जैसे कि मैं प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि वो फिर राजनीति पे आ जाता है। मैं केवल व्यवसायिक दक्षता में, यह हर पुलिस बल की जिम्मेदारी है राज्य की कि सीबीआई के साथ वांछित समन्वय करे, कोऑपरेट करे, वांछित संसाधन उपलब्ध कराए। लेकिन अगर नहीं देंगे तो केस प्रभावित होगा। आरुषि मर्डर केस पे आप आ जाए, 3 सीबीआई की टीम ने 3 बार विवेचना की, तीनों बार अलग फाइंडिंग दी, लोअर कोर्ट में सजा हो गई, हाई कोर्ट में बरी हो गए। अब ये तो एक ऐसी चीज है कि जहां लोअर कोर्ट में सजा हो गई, क्या परिस्थितियां थी, क्या सहयोग नहीं मिला, क्या प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाया कि हाई कोर्ट में बरी हो गई, ये चीजें बड़ी चिंता के विषय हैं। गुणवत्ता, साक्ष्य, प्रोसिक्यूशन बहुत बुरी तरीके से कुप्रभावित होता है। जी बिल्कुल, आपने कहा भी कि जनरल कंसेंट मिलने में इतना समय लग जाता है कि जो पूरी न्याय प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। कहते भी हैं जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। बलविंदर सिंह जी,
ऐसे में चूंकि आपने भी कहा कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है, अब धारा 6 में चूंकि ये लिखा हुआ है कि भाई जनरल कंसेंट की ज़रूरत है, हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया उससे बहुत कुछ राहत मिल गई है सीबीआई को, लेकिन अब आपको क्या लगता है इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो ना उत्पन्न हों? जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती तब तक ये सारा कुछ हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है जी, कि हम इन एजेंसीज को ठीक तरह देखें और एक परसेप्शन क्रिएट की जाए कि ये एजेंसीज जो हैं पॉलिटिकली न्यूट्रल है। जी। डॉक्टर विक्रम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं निवेदन करना चाहूंगा बता जी कि व्यावसायिक दक्ष सीबीआई में और सरकार में, गृह मंत्रालय में, डीओपीटी में बड़े व्यावसायिक दक्ष अधिकारी हैं और कभी भी आप स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा मोहताजी यूं नहीं रहती है, क्योंकि अगर सक्षम अधिकारी विभाग चाहता है तो कोर्ट के हस्तक्षेप से दूसरे राज्य में जुरिडिक्शन को लेकर के जो अति महत्वपूर्ण प्रकरण है उनकी विवेचना फिर भी अधिकांश केसेस में सीबीआई समर्थ है, सक्षम है और केंद्र शासन सरकार वैसे भी उसको करवा सकती है और उसके 10 तरीके हैं, उसका खुलासा करना औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन वो ठीक है, सहमति न देना या उसको रोक देना, विथहोल्ड करना, विलंब करना, ये उनका एकाधिकार है, उस पर उनको आत्ममंथन करना होगा। लेकिन सीबीआई, डीओपीटी और भारत सरकार असहाय या जनता असहाय नहीं है कि जनहित संबंधित प्रकरणों में अगर विवेचना करना है तो उसको किया जा सकता है। मेरा केवल यही निवेदन था। जी, डॉक्टर विक्रम, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की परेशानियां सीबीआई जब किसी राज्य में जाती है जनरल कंसेंट के बाद भी, और अगर राज्य सरकार का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, किस तरह की परेशानियां जो है उस समय उठानी पड़ती है और जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो केस पर पड़ता है? परेशानी ही परेशानी उत्पन्न हो सकती है अगर राज्य सरकार हॉस्टाइल है तो वांछित गवाहों को पेश न करना। आप आ जाइए इधर उन्नाव केस में, उत्तर प्रदेश के, ये जो बलात्कार का प्रकरण हुआ था और मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पूर्व विधायक का, उसके केस में सीबीआई को जो कठिनाई उठानी पड़ी, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, गवाह नहीं पेश किए जाएंगे, संबंधित पुलिस अधिकारी थाने के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, जो वांछित संसाधन उपलब्ध होने हैं वो नहीं कराएंगे, ऐसा वाहन दे देंगे जो कि मतलब वो चलने वाला ही नहीं है। तो ये सब चीजें, लेकिन ये रोड़े अटकाना ये नीचे के स्तर पे होता है। वरिष्ठ स्तर पे जब भी कठिनाई दृष्टिगोचर होती है वरिष्ठ अधिकारियों के, डीजीपी के स्तर पे या आईजी के स्तर पे, तो ये दूर भी हो जाती है। लेकिन दूर करने में जो विलंब हो जाता है उसमें आरोपियों को लाभ मिलता है और केस कमजोर होने लगता है। इस चीज से परहेज करना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से अगर आया है तो हम सबका ये उत्तरदायित्व है कि सीबीआई को वांछित सहयोग और सुरक्षा और जो भी संसाधन है उपलब्ध कराएं। जी बिल्कुल, हम सभी का ये कर्तव्य बनता है और राज्यों का भी संघीय व्यवस्था है, किसी कानून को किस तरीके से सीबीआई अगर किसी केस को हैंडल कर रही है तो आप उसका पूरा सहयोग करिए। हमारे साथ पूर्व विशेष निदेशक सीबीआई के हैं बलविंदर सिंह जी। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि सीबीआई के गठन से लेकर 1963 से लेकर अब तक आप सीबीआई के पूरे इस जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, सीबीआई ने बहुत सारे माइलस्टोन जो हैं, बहुत सारे केसेस जो हैं वो हैंडल किए हैं, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई को वो आज़ादी नहीं मिल पा रही है जिसकी शायद उसे ज़रूरत है। मैं अपने तजर्बे से ये बता सकता हूं कि जो परसेप्शन मीडिया क्रिएट करता है सीबीआई के बारे में, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो एक्चुअली नहीं है। बहुत बड़े केसेस में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती असलियत में, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है। जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो परसेप्शन क्रिएट करती हैं कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। अदरवाइज सीबीआई काफी प्रोफेशनली काम करती है, काफी इंडिपेंडेंटली काम करती है और इट रिमेन्स द बेस्ट प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज हमें शुरू से ही जाननी चाहिए कि ये जैसी एजेंसी शुरू हुई है, इट इज एन एजेंसी विच ओरिजिनली वाज क्रिएटेड फॉर टैकलिंग करप्शन इन प्रोक्योरमेंट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये एजेंसी जो है वो करप्शन को कर्ब करने के लिए शुरू की गई 1946 जी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो रही थी प्रोक्योरमेंट में, सामान खरीदने में, वॉर के लिए। धीरे धीरे ये एजेंसी जो है बाद में जब ये सीबीआई बनी 1960s में तो इसका स्कोप बढ़ा दिया गया जी। अभी भी जो की मेजर कोर कैपेबिलिटी है वो करप्शन के केसेस में है और इकोनॉमिक ऑफेंसेस में है। जैसे हमने
बैंक फ्रॉड्स देखिए, मेजर बैंक फ्रॉड्स, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन चलती है। बहुत मेजर इकोनॉमिक स्कैम हुए, बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन जी। कुछ केसेस में जहां पॉलिटिकल इश्यूज अराइज होते हैं वहां मीडिया में हर किस्म की बातें की जाती हैं, लेकिन जब आप सीबीआई के इंटरनल वर्किंग देखते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं सीबीआई में, जिस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, तो मैं कहूंगा कि ये प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट तरीके से काम करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स की कोऑपरेशन का जहां तक सवाल है, विक्रम सिंह जी ने बहुत क्लियरली बताया है जी। कि कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि सीबीआई को रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो उसमें अगर कोऑपरेशन नहीं मिले तो मुश्किल होती है। लेकिन क्योंकि इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर सीबीआई में भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हैं, तो नॉर्मली ये काफी स्मूथली चलता है। इट इज रेयर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। जी डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जैसा कि आपने भी बताया थी, कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई के जांच के दायरे को लेकर अभी जो बातें कही हैं, ज़रूरत तो निष्पक्ष जांच और न्याय दिलाने की, ऐसे में राज्यों की सहमति और असहमति की आवश्यकता का कितना औचित्य है? मेरी समझ में जैसे एनआईए में अमृता जी आपने एक व्यवस्था कर दी है, प्रशासनिक स्तर पे भी और व्यवहारिक और संवैधानिक तरीके से भी, कि एनआईए को किसी की पूर्व अनुमति की जरूरी नहीं है जी। आदरणीय बलवंतर सिंह साहब ने कहा था, अमेरिका में जो सिस्टम है कि 3 श्रेणियों के अपराध होते हैं, संघीय, प्रांतीय और म्युनिसिपैलिटी लेवल के। हमारे यहाँ भी यही व्यवस्था होनी चाहिए कि जो संबंधित अपराध है, केंद्र सरकार का जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, महत्वपूर्ण बैंक फ्रॉड, जिसकी कि अंतर राज्यीय और अंतर प्रांतीय अंतरराष्ट्रीय महत्व है, उसको तो केंद्र को देने में किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। ये जनहित की, अब ये विकल्प नहीं रहा अमृता जी, ये अब एक अनिवार्यता हो गई है। अपराधी अंतरराष्ट्रीय हो गए और हम खंडों खंडों में बटे रहे, ये समझ लीजिए हम पहले ही हार गए युद्ध। अगर हमने कहा कि जनपद की जनपद में हम करेंगे और हम अंतरराष्ट्रीय अपराध भी जनपदीय पुलिस करेगी, दरोगा जी करेंगे थाने के, वे कैसे संभव है? क्योंकि हमारे टक्कर एक बाइसिकल वाले की 6 व्हीकल वाले ट्रक से हो जाए तो हमारा कोई सामने है। अपराधी, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज माफिया क्राइम और एंटी नेशनल एलिमेंट्स, ये तो अंतरराष्ट्रीय प्रेजेंस है बिलियन ऑफ डॉलर्स में। एक स्थानीय पुलिस की और स्थानीय राज्य का सामर्थ्य ही नहीं है इसको इन्वेस्टिगेट करने की। सीबीआई की जो कोर कॉम्पिटेंस है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसी से 19 नहीं 21 ही पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो सीबीआई का जो कार्यक्षेत्र है, उसकी जो कार्य सीमाएं हो, उसे कहीं से बांधने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो जनरल कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब राष्ट्रहित का मामला आता है और जब देशहित का मुद्दा है या कोई ऐसा विषय है जिस पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, तो उसमें सहमति और असहमति की गुंजाइश कहीं नहीं रह जाती। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए। शुक्रिया आप दोनों का। तो सीबीआई भारत सरकार की सबसे प्रमुख विश्वसनीय जांच एजेंसी, आज़ादी से पहले ही जिसके गठन की नींव रख दी गई थी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर उसने अब तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि राजनीति से ऊपर उठकर संघीय व्यवस्था को बनाए रखते हुए सीबीआई के कार्यक्षेत्र में बिल्कुल दखल ना हो, ताकि ये सर्वोच्च जांच एजेंसी जिस मकसद से बनाई गई है उसे पूरा किया जा सके। इसी के साथ आज की चर्चा के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।